जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Q2 लर्न में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के एक नई सीरीज़ को लेकर चल रहे थे, जिसमें हमने चैप्टर 4 कंटिन्यू किया था और उसमें हमने यूरोपियन यूनियन के फर्स्ट पार्ट को समझ लिया था। उसके अंदर हमने ये समझा था कि यूरोपियन यूनियन कैसे बना और किस किस तरीके से 1948 से फेब 1992 तक कैसे यूरोपियन यूनियन का निर्माण हुआ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो पहले आप उसे जाके देखिए, यूरोपियन यूनियन का निर्माण कैसे हुआ उसे समझिए, और उसके बाद आज इस हम पार्ट 2 के अंदर ये समझने जा रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन को बनाने का क्या उद्देश्य था, अगर वो बना लिया तो बनने के बाद उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, अगर यूरोपियन यूनियन बन गया तो पूरी दुनिया में उसके क्या आर्थिक प्रभाव थे, क्या राजनीतिक प्रभाव थे और क्या सैन्य प्रभाव थे, इनको समझेंगे। और आपको पता है कि हर संगठन अगर अच्छा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो ऐसे ही अगर यूरोपियन यूनियन अच्छा है तो उसके अंदर कुछ कमियां होंगी, तो उन्हीं कमियों के ऊपर अंत में हम चर्चा करते हुए इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि यूरोपियन यूनियन का निर्माण करने का उद्देश्य क्या था। जैसा कि आपने फर्स्ट वीडियो के अंदर देख लिया था, फर्स्ट पार्ट के अंदर देख लिया था कि यूरोपियन यूनियन का निर्माण जो किया गया था वो यूरोप के देशों के द्वारा आर्थिक तौर पर मजबूत होने के लिए किया गया था। इसका निर्माण अमेरिका के द्वारा दिए गए मार्शल योजना से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे फेब 1992 तक आते आते कंप्लीट होता है। इसका निर्माण वर्तमान समय में ऐसा देखा जाता है कि जो यूरोपियन यूनियन है वो अमेरिका आज पूरी दुनिया में वन पोलर तौर पर अपनी दादागिरी जो दिखा रहा है उसको कम करने के लिए किया गया है। ये आने वाले समय में अमेरिका की बढ़ती हुई दादागिरी को कम करने का कार्य करेगा। इतनी बात क्लियर है? तो चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि इसका निर्माण कैसे किया गया है। तो निर्माण करने का पहला उद्देश्य तो आपने जैसा समझ ही लिया कि भाई अमेरिका की बढ़ती हुई दादागिरी को कम करने के लिए यूरोपियन यूनियन का निर्माण किया गया है। इसका निर्माण करने के साथ साथ जो इसके अंदर आपने समझे थे कि 27 देश हैं। पहली बात, इसका निर्माण फेब 1992 में किया गया था 8 फेब को, और 8 फेब को हम यूएन डे के यूरोपियन यूनियन डे के रूप में बनाते हैं, ऐसा आप जानते हैं। इसके बाद हमने जो समझा था कि जो यूरोपियन यूनियन है ये किस किस तरीके से काम कर रहा था। इसके अंदर 27 देश थे, 28 थे पहले, फिर ब्रिटेन अलग हो गया, तो वर्तमान समय में 27 देश हैं। तो ये जो 27 देश हैं वो पूरी दुनिया के सामने इन सभी 27 देश एक साथ मिलकर अपनी विदेश व सुरक्षा नीति बनाए हुए हैं। क्या है विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, कि 27 के 27 देश अगर दुनिया में कोई फैसला लेना हो तो ये 27 के 27 देश एक साथ आते हैं और उस फैसले को लेते हैं। अगर ये सपोज कीजिए कि मैं कहीं अकेला जाऊं, अकेला जाके मैं कोई फैसला लूं और उसके अलावा तो हम 27 देश एक साथ जाएं और फैसला लें तो कितना फ़र्क पड़ेगा। मैं अकेला जाके कोई फैसले में अपना योगदान दूं और 27 लोग एक साथ जाके किसी फैसले में अपना योगदान दें तो दोनों की बात क्या होगी, अलग होगी। इतनी आप समझ ही सकते हैं। इसी के साथ साथ इसीलिए 27 देशों का अपनी एक विदेश नीति है, जिसके तौर पर ये 27 देश मिलकर काम करते हैं और विदेश नीति को आगे बढ़ाते हैं। विदेश नीति मतलब दूसरे देशों के साथ संबंध। मेरे अकेले संबंध बेशक कमज़ोर हो सकते हैं, पर जब हम 27 देश होंगे तो हमारे जो संबंध हैं वो बड़े लेवल पर होंगे। इतनी बात क्लियर है। इसी के साथ साथ इन सभी देशों की अपनी एक सुरक्षा नीति है कि अगर ये बताओ मेरी किससे लड़ाई हो जाए और मैं लड़ने चला जाऊँ, भैया अकेला हूँ, पिट जाऊँगा, सिंपल सी बात है, अकेला जाऊँगा, हार जाऊँगा। इतनी बात क्लियर है। पर अगर हम 27 देश एक साथ कहीं जाएँ और हमारी किसी से तू मैं कोई बात हो जाए और 27 लोग या 27 देश एक साथ जाएं और वहाँ पर बात करें तो इनका अलग रुतबा होगा या नहीं, सामने वाला देख के डरेगा या नहीं, हो 27 आदमी यार, समझ रहे? तो बिल्कुल उसी तरीके से क्या है, इन 27 के 27 देशों की अपनी एक समान विदेश नीति है और समान सुरक्षा नीति है। इसके साथ साथ इन देशों का जो गठन किया गया था, यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं इन देशों ने मिलकर जो अपना निर्माण किया था, इस निर्माण करने के लिए इन सभी देशों ने आर्थिक तौर पर एक दूसरे की मदद करने के लिए इसका निर्माण किया कि अगर भैया किसी देश को पैसा की ज़रूरत है, मतलब पैसों की ज़रूरत है, तो एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर किसी के साथ कोई लड़ाई हो जाए, कोई गड़बड़ी हो जाए, ट्रेड में धोखेधड़ी हो जाए, ऐसी चीज़ों पर न्याय करने के लिए, ठीक है, या दो देशों के विवाद को सॉल्व करने के लिए, पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों पर न्याय करने के लिए इन सभी देशों ने क्या किया है, अपनी आर्थिक और न्याय मामलों में एक साथ मिलकर सहयोग किया है, एक साथ फैसला लिया है। इतनी बात क्लियर है। इसीलिए कि ये 27 के 27 देश, यूरोप के जो 27 देश हैं वो एक साथ आ सकें और वो क्या कर सकें, किसी भी मुद्दे पर अपना
फैसला ले सकें मिलजुल कर। इसके लिए यूरोपियन यूनियन का निर्माण किया गया है। इतनी बात क्लियर। और इन सभी ने अपने देश में एक ही आर्थिक नीति को अपनाने के साथ साथ क्या किया है, अपनी एक ही मुद्रा को अपनाया है, जिससे आसानी से 27 के 27 देशों में लेन देन आसानी से हो सके। इतनी बात क्लियर। इसीलिए इन्होंने अपनी एक मुद्रा का निर्माण किया था जिसका नाम यूरो था। इतनी बात क्लियर। आगे चलते हैं। इन सभी देशों ने अपने आपसी व्यापार को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और लोगों की हितों को देखते हुए इन सभी के सभी देशों ने आपसी देशों के अंदर आवागमन के लिए, मतलब आने और जाने के लिए नागरिकों को वीज़ा फ्री पॉलिसी को अपनाया है या वीज़ा मुक्त आवागमन को अपनाया है, जिससे अगर किसी एक देश को दूसरे देश में जाना है, यूरोप के जो 27 देश हैं, इन 27 देश में से अगर किसी एक नागरिक को दूसरे देश में जाना है तो वो बिना वीज़ा के उस देश में जा सकता है। जैसे आपको इंडिया से अगर दुबई, पाकिस्तान या बांग्लादेश कहीं जाना हो तो आपको वीज़ा की ज़रूरत है, पर इन 27 देशों में अगर आपको किसी एक अन्य देश में जाना है तो आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने वीज़ा मुक्त आवागमन को अपनाया है। इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्लियर। तो इन कुछ मुद्दों के साथ साथ यूरोपियन यूनियन का गठन किया गया था और फेब 1992 में आते आते यूरोपियन यूनियन का गठन हो जाता है। और जब इसका निर्माण होता है तो भैया जब बन गया तो कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी। तो यूरोपियन यूनियन जब बन गया तो इसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। वो अच्छाइयाँ क्या हैं ज़रा समझिएगा। तो यूरोपियन यूनियन के अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। पहला, जब इसका निर्माण किया गया था तो ये एक इकोनॉमिकल ग्रुप था। आपको बताया था कि 1948 में अमेरिका के द्वारा वेस्टर्न यूरोप, पूरी दुनिया दो भागों में बटी हुई थी। इस तरफ जर्मनी था, यूरोप था। यूरोप दो भागों में बट गया था। जर्मनी के अंदर बर्लिन थी। बर्लिन की राजधानी में 150 किलोमीटर लंबी दीवार खींची गई थी, जिसकी वजह से दुनिया दो भागों में बट गई थी। तो इधर वाले को मैंने बताया था और इधर वाले को बताया था। इसे कहा गया था ईस्टर्न अलायंस, इसे कहा गया था वेस्टर्न अलायंस। इतना बता दिया था आपको। ठीक है। क्या हुआ था, जब इधर की तरफ जो यूरोप था, ये जो यूरोप था, इस यूरोप को क्या हुआ था, जो यूएसए था, इसने 1948 में इकोनॉमिकल हेल्प दी थी। क्या दी थी? इकोनॉमिकल हेल्प दी थी। इतनी बात क्लियर है। किसने? 1948 में यूएसए ने यूरोप के, वेस्टर्न यूरोप के, कौन से यूरोप के? तो वेस्टर्न यूरोप के कई देशों को इकोनॉमिकल हेल्प दी थी। उसी का नाम मार्शल योजना था। आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बता दिया था। तो उसी मार्शल योजना के तहत क्या हुआ था, जो यूरोपियन यूनियन था, इन देशों का डेवलपमेंट हो रहा था और धीरे धीरे ये जो पैसा इसे अमेरिका की तरफ से मिला था, इसका डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया था। पर समय बीतता गया और धीरे धीरे ये आर्थिक ग्रुप से कन्वर्ट हो गया पॉलिटिकल ग्रुप की तरफ और ये कुछ सभी देशों के लिए मिलजुल कर नियम और कानून का निर्माण करने लगा। इसी की वजह से ये इकोनॉमिकल ग्रुप से अपने पार्लियामेंट बनाने की वजह से एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गया था। इतना आपको बताया था। 1979 में इसने अपने पार्लियामेंट की स्टेब्लिशमेंट करी थी, स्थापना करी थी। उसके बाद जो यूरोपियन यूनियन था वो एक आर्थिक ग्रुप से शिफ्ट हो गया था पॉलिटिकल ग्रुप की तरफ। इसके बाद क्या हुआ, ये 27 देश हैं, छोटे छोटे 27 देश हैं, 1 2 3 ऐसे करके अलग अलग देश हैं। और ये एक अलग अलग देश होने के बाद जब ये जुड़ गए हैं यूरोपियन यूनियन में, एक साथ 27 देश आ गए हैं, तो ये अलग अलग छोटे छोटे देश ना बनकर एक बड़े देश के तौर पर दुनिया के सामने आया है। मीन्स ये क्या बन गया है, तो एक बड़े देश की तरह काम कर रहा है कि अलग अलग छोटे छोटे देशों का मिला जुला एक ग्रुप है जो एक बड़े लेवल पर काम कर रहा है, एक बड़े देश की तरह काम कर रहा है। इतनी बात क्लियर। इसी के साथ साथ इन सभी देशों ने अपनी एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए, मतलब जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इस काम को और अच्छे से करने के लिए ये सभी देश अपना एक झंडा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? झंडा बनाते हैं, जिसे यूरोपियन यूनियन का झंडा कहा जाता है। वो झंडे के अंदर ये आपको दिख रहा होगा कि इस तरीके का कुछ झंडा है, पीछे ब्लू कलर में है और ये गोल्डन कलर के स्टार्स हैं इसमें। तो ये गोल्डन कलर के जो सोने के यहाँ पे रंग के जो सितारे हैं, वो इन सभी देशों की एकता और मेल मिलाप को दर्शाते हैं। और जो 12 नंबर है यहाँ पर, ठीक है, जब ये झंडे का प्रस्तुत किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, जब यूरोपियन यूनियन में 12 ही देश थे, उन्हीं को देखते हुए इसकी सदस्य संख्या या सितारों को 12 ही रखा गया था। पर समय बीतता गया, इसमें अलग अलग समय पे सदस्य शामिल हुए, सोचा गया कि इसके सितारों की संख्या को बढ़ाया जाए। पर जो यूरोप के कई सारे देश थे, उनका मानना था कि जो 12 नंबर है, ये 12 ही नंबर एक पूर्णता का, समग्रता का और एकता का प्रतीक है, जिस वजह से इन्होंने 12 ही संख्या को अपनाए रखा। और आज यूरोपियन यूनियन के जो तिरंगा झंडा है, उस झंडे के अंदर 12 सोने के रंग सुनहरे सितारे हैं जो आपस में कनेक्ट होते हैं एक सर्कल की तरह। ठीक है, इसे ही
इस प्रकार से कुछ यूरोपियन यूनियन का झंडा दिखता है। तो देख लीजिए आप कितना बढ़िया संगठन है कि जिसका खुद का झंडा हो। देखिए इसके साथ साथ इसका खुद का गान भी है, ठीक है, एंथम भी है इस देश की खुद की, ठीक, इस ऑर्गेनाइजेशन की खुद की एंथम भी है। इसके साथ साथ इसकी स्थापना दिवस भी है। 8 फरवरी को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है, ठीक है। हर साल 8 फरवरी को जो यूरोपियन यूनियन है वो अपना क्या मनाता है, स्थापना दिवस मनाता है। इसके साथ साथ मुद्रा इसकी अपनी क्या है, एक मुद्रा भी है जिसे यूरो कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरो कहते हैं। इन सभी देशों ने अपने एकता को और आपसी मेल मिलाप को बढ़ाने के लिए इन्होंने अपना क्या बनाया है, अपनी एक मुद्रा भी बनाई है जिसका नाम यूरो है। इतनी बात क्लियर। और इसके साथ साथ इन्होंने अपने अन्य देशों के साथ संबंध के मामलों में क्या करी है, एक जैसी विदेशी व सुरक्षा नीति अपनाई है। मैंने आपको वहाँ पे ही बताया था कि इन सभी देशों ने अपनी एक साथ मिलकर एक जैसी विदेश नीति अपनाई है जिससे विदेश लेवल पे सभी एक साथ मिलकर काम कर सकें, और सुरक्षा नीति अपनाई है जिससे अगर कोई समस्या आती है या इन फ्यूचर कोई युद्ध की स्थिति क्रिएट होती है तो 27 के 27 देश मिलकर उस परिस्थिति का सामना कर सकें। इतनी बात क्लियर है। इसके साथ साथ ये कुछ इसकी अच्छाइयाँ हैं जिसके लिए, या कुछ विशेषताएं हैं जिसके लिए यूरोपियन यूनियन का निर्माण किया गया था, और इसकी कुछ विशेषताएं वर्तमान समय में कार्यरत हैं। इसके साथ साथ पूरी दुनिया में अलग अलग तरह से यूरोपियन यूनियन के प्रभाव को देखा जाता है। जैसे अमेरिका का वर्चस्व, सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है वो अमेरिका है, पर कई देशों को मिलाकर, जो 27 देश हैं, इन 27 देशों को मिलाकर जो यूरोपियन यूनियन है ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। क्या है, सेकंड लार्जेस्ट, सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका की है। 24 ट्रिलियन की इकोनॉमी है यूएसए की, ठीक है, पर वर्तमान समय में करीब 19 ट्रिलियन, 2016 का डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जीडीपी है यूरोपियन यूनियन की वो 17 ट्रिलियन डॉलर थी। कितनी थी, 17 ट्रिलियन डॉलर थी, जिसकी वजह से दुनिया की सबसे सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाती है। इसके साथ साथ इसकी जो मुद्रा यूरो है वो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बन गई है। कैसे बन गई भैया खतरा, मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो क्या हुआ है, जो ये 27 देश हैं ये व्यापार करते हैं, व्यापार करने के लिए जिस मुद्रा को एक्सेप्ट करते हैं उस मुद्रा का नाम, ये कहते हैं भैया अगर हमसे सामान खरीदना है तो हमें यूरो दो, यूरो नहीं दोगे तो हम सामान नहीं देंगे। तो जिन देशों को, इन 27 देशों से अगर सामान खरीदना होता है तो उन्हें इनको यूरो देना पड़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी मुद्रा जो है उसकी वैल्यू अमेरिका से 3 गुना बढ़ गई है। इसके साथ साथ इसकी जो मुद्रा है यूरो वो अमेरिका की डॉलर के लिए खतरा बन गई है। और इसके साथ साथ जो ये व्यापार करते हैं, ये व्यापार दुनिया में, इनकी जो वर्ल्ड ट्रेड है पूरी दुनिया में जो व्यापार है वो अमेरिका से 3 गुना है। कितना है, 3 गुना। जैसे अमेरिका 100 रुपये का सामान बेचता है तो 300 रुपये का सामान बेचते हैं। इसका मतलब ये अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा व्यापार करते हैं। इतनी बात क्लियर। इसके साथ साथ इन्होंने क्या है, एशिया और अफ्रीका के कई सारे देशों को इन्होंने इकोनॉमिकल हेल्प भी दी है। क्या दी है, इकोनॉमिकल हेल्प दी है, जिससे एशिया और अफ्रीका के कई सारे देश इनकी तरफ अपना झुकाव करे हुए हैं। इतनी बात क्लियर। इसके साथ साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में भी इसकी अहम हिस्सेदारी है। आप समझ सकते हैं कि भैया 3 गुना व्यापार कर रही है तो WTO में तो अहम हिस्सेदारी होगी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया का जो ट्रेड देखता है, एक ऐसा संगठन जो पूरी दुनिया में एक देश से दूसरे देश में जो ट्रेड होता है उसकी देखरेख करता है, तो इसमें अहम हिस्सेदारी तो इसकी होनी बनती है। क्यों, क्योंकि अमेरिका से भैया 3 गुना ज़्यादा योगदान कर रहा है। ये कुछ इसका क्या है, आर्थिक प्रभाव है। इस तरीके से दुनिया में अपने आर्थिक प्रभाव को दर्शा रहा है। पर इसके कुछ राजनीतिक प्रभाव भी हैं जो आपके सामने लिखे हैं। जैसे इसका एक देश फ्रांस, कौन सा देश है, फ्रांस, पहले 2 देश थे अब 1 है, ब्रिटेन अलग हो गया है। तो इसका एक देश फ्रांस UNSC का मतलब है सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, इसका मतलब सुरक्षा परिषद। क्या है, आपने जब UNO वाला चैप्टर पढ़ा होगा तब आपको याद होगा कि UNO में कितने अंग हैं। एक अंग सुरक्षा परिषद भी है, सिक्योरिटी काउंसिल भी है। तो उसी सुरक्षा परिषद का जो ये फ्रांस है ये परमानेंट मेंबर है। सुरक्षा परिषद में 15 देश हैं, 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट 10 अनपरमानेंट हैं। ये 5 परमानेंट स्थिर रहते हैं और 10 अनपरमानेंट बदल जाते हैं हर 2 साल बाद। तो ये जो 5 परमानेंट हैं, उन 5 परमानेंट कौन कौन से हैं, उनमें से एक देश फ्रांस भी है। तो बचे हुए 4 कौन कौन से हैं, तो USA, रशिया, ब्रिटेन और चाइना, और 5वां होता है फ्रांस। ये 5 देश मिलकर इसके परमानेंट मेंबर हैं, और जो 10 अनपरमानेंट मेंबर हैं वो हर 2 साल बाद बदल जाते हैं।
पर इसके जो अनपरमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उसमें से कुछ मेंबर हर बार इसके यूरोपियन यूनियन के सदस्य भी होते हैं, जिसकी वजह से राजनीतिक दुनिया की राजनीति में यूरोपियन यूनियन का एक अहम भूमिका अदा होती है। इसके साथ साथ EU ने अमेरिका की जो नीतियां हैं, पॉलिसियां हैं, उनको भी क्या किया है, प्रभावित किया है। EU ने क्या किया है, अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं उन्हें भी प्रभावित किया है। जैसे अमेरिका कोई फैसला लेना चला जाए या कोई निर्णय, कोई युद्ध करने चला जाए, तो इसके कई सारे देश क्या करते हैं, पहले अमेरिका जब 1948 में पैसा दिया तो ये लोग इसके साथ जाया करते थे, धीरे धीरे उसके साथ जुड़े, पर जब ये एक पॉलिटिकल ग्रुप बन गया तो फैसले खुद लेने लगा, अच्छा और बुरा सोचने लगा, और उसके बाद ये एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बन गया, जिसकी वजह से अमेरिका कहता था कि भाई चल यहाँ पे युद्ध करने चलना है, तो क्या करता था, मना कर देता था। पहले अमेरिका जब भाई 25-30 लोगों को लेके जा रहा था, खुद जा रहा था, 10-15-20 जने और लेके जा रहा था, तो जहाँ जाता था वहाँ जीत के आता था, थोड़ा डर पैदा करता था। पर अब उन 25-30 लोगों में से 10-12 लोगों ने मना कर दिया कि भैया हम नहीं जाएंगे। तो क्या कर रहा है ये EU ने क्या किया है कि अमेरिका की कई सारी नीतियां हैं जिन्हें प्रभावित किया है या एक्सेप्ट करने से मना किया है, जिसकी वजह से EU अमेरिका के बढ़ते हुए प्रभुत्व के अंदर थोड़ी कमी दर्शाता है कि EU बनने की वजह से, यूरोपियन यूनियन बनने की वजह से अमेरिका का प्रभुत्व धीरे धीरे थोड़ा कम हो रहा है। इसके साथ साथ EU क्या करता है, अपने आसपास के और जो एशिया और अफ्रीका है उनके कई सारे डेवलपिंग या अनडेवलप्ड देशों को इकोनॉमिकल हेल्प देता है, मिलिट्री हेल्प देता है, कई सारे न्यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेज देता है, जिससे वो देश आगे बढ़ सकें, जिसकी वजह से चाइना और इंडिया के साथ जैसे इसके संबंध हैं, इसी तरीके से कई सारे डेवलपिंग देशों के साथ अपने संबंध को अच्छा बना रहा है। ये इसका एक राजनीतिक प्रभाव के तौर पर है। इसके साथ साथ ये दुनिया में ह्यूमन राइट्स और इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए भी अलग अलग देशों को क्या देता है, हेल्प देता है। यहाँ पे क्या है, ये था इसका पॉलिटिकल इफेक्ट। अब है मिलिट्री इफेक्ट या आर्मी इफेक्ट, सैन्य प्रभाव। तो क्या है सैन्य प्रभाव, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या है, जो यूरोपियन यूनियन है वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी वाला देश है। कौन सी, सेकंड लार्जेस्ट, मतलब यूरोपियन यूनियन के पास दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट सेना है। इसके साथ साथ जो फ्रांस है, उस फ्रांस के पास 350 से भी ज़्यादा क्या है, परमाणु बम है। क्या है, 350 से भी ज़्यादा फ्रांस के पास परमाणु बम है, जिसकी वजह से वर्ल्ड की मिलिट्री के अंदर एक अहम योगदान निभाता है। कोई भी देश इनके साथ कोई एक्टिविटी करने से पहले 10 बार सोचता है। इसके साथ साथ जो आपकी यूरोपियन यूनियन है वो सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है किसका, तो स्पेस का। पहले नंबर पे तो अमेरिका है, सेकंड लार्जेस्ट सोर्स किसका है, तो स्पेस का। साइंस एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के लेवल पर जो यूरोपियन यूनियन है वो सेकंड नंबर पे आता है पूरी ही दुनिया में। इसके साथ साथ ये इतना पावरफुल हो गया है वर्तमान समय में कि इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले कोई भी इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल या सोशल मैटर्स में ये अपनी दखल अंदाजी को दर्ज कर सकता है। कि जैसे इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा है या दुनिया के कई अन्य देशों के मुद्दे हैं, तो उनमें एक कभी कभी दखल दे देता है, क्योंकि ये 27 देशों का एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया है जो अपने सैन्य प्रभाव को दुनिया के अन्य देशों पर भी दर्शाता है। तो इसके कुछ प्रभाव थे यूरोपियन यूनियन के, कुछ आर्थिक थे, कुछ राजनीतिक थे और कुछ सैन्य प्रभाव थे जो दुनिया के अलग अलग कोने पर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि यूरोपियन यूनियन का निर्माण करने के क्या उद्देश्य थे, इसकी क्या क्या अच्छाई थी, अगर ये बन गया तो इसकी क्या क्या अच्छाई रही, और इसके बाद अब जब ये कार्य कर रहा है तो पूरी दुनिया में इसका आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य प्रभाव किस प्रकार से है, ये आपने समझ लिया। पर हर संगठन की क्या होती है, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। इसी सेम प्रकार से यूरोपियन यूनियन की भी कुछ कमियां या कमजोरियां हैं। क्या कमजोरियां हैं कि जो इसकी विदेश और सुरक्षा नीति है वो कई बार इसके आपसी देशों में एक नहीं रहती, कई बार इसको लेकर इसके देशों में विवाद रहता है। जैसे इजराइल वाला जो इराक वाला जो मुद्दा था, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 2003 वाला, उस मुद्दे में क्या हुआ था कि जो ब्रिटेन था वो अमेरिका के साथ चला गया था, पर फ्रांस और जर्मनी ने इसका विरोध कर दिया था कि भैया हमें इराक के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। तो इसको देखते हुए क्या है, इसके कई आपसी देशों में ही विदेशी व सुरक्षा नीति में कई बार तनाव देखने के लिए मिल जाता है। इसके साथ साथ इसकी दूसरी कमजोरी क्या है कि इसकी जो मुद्रा यूरो है उसको लेकर कई देश नाराजगी जाहिर करते हैं। वर्तमान समय में इसमें 27 देश हैं, पर 27 में से 22 ही ऐसे देश हैं जिन्होंने यूरो मुद्रा को अपना रखा है। 5 ऐसे देश हैं जिन्होंने यूरो मुद्रा को अपनाने से इनकार कर दिया है, मतलब यूरो मुद्रा को लेकर उनमें क्या है, नाराजगी है। इतनी बात क्लियर। तो उनके यहाँ क्या चलता है, तो उनके यहाँ उनकी खुद की मुद्रा चलती है। इतनी बात क्लियर। तो ये क्या है, यूरोपीय जब
भाई एक संगठन बनाया गया, वो अच्छे से कार्य कर रहा है। जब अच्छे से कार्य कर रहा है तो उसकी एक खुद की मुद्रा है और उस मुद्रा को सभी को अपनाना चाहिए, पर आपसी मतभेद की वजह से उस मुद्रा को भी कई देश अपना नहीं पा रहे हैं, जो इसकी कहीं ना कहीं कमी का एक नतीजा है। इसके साथ साथ कई सारे देश जो यूरोपियन यूनियन के हैं वो अमेरिका के द्वारा बनाए गए कई सारे गठबंधनों में भी शामिल हैं। जैसे कई इसके देश नाटो में हैं, कई ग्रुप 7 में हैं, जिसकी वजह से कई बार इनका झुकाव अमेरिका की तरफ भी हो जाता है और कई बार इनके ऊपर ये संकेत भी आता है कि इनका निर्माण अमेरिका की बढ़ती हुई शक्ति को कम करने के लिए किया तो गया है, पर क्या ये हकीकत में उस काम को कर रहे हैं या नहीं। इतनी बात क्लियर। इसके साथ साथ इसके दो देश हैं डेनमार्क और स्वीडन। ये जो दो देश हैं इन्होंने मास्ट्रिट संधि 1992 में हुई थी, जिसके द्वारा यूरोपियन यूनियन का निर्माण किया गया था। तो डेनमार्क और स्वीडन ने इस मास्ट्रिट संधि को अपनाने से मना कर दिया। इसके साथ साथ इन्होंने यूरोपीय मुद्रा यूरो का भी क्या किया है, विरोध किया है और उसे मानने से या अपनाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ साथ 2016 में क्या किसमें सबसे बड़ी नाकामी 2016 में क्या रही कि इसके पहले 28 मेंबर थे, पर ब्रेग्जिट का मतलब है ब्रिटेन का एग्जिट होना, कि 2016 में ब्रिटेन के अंदर जनमत संग्रह होता है जिससे ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाता है, वो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी रही। और वर्तमान समय में 31 जनवरी 2020 में जो यूरोपियन यूनियन है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, अलग हो ब्रेग्जिट है वो पूरी, ब्रिटेन जो है वो पूरी तरीके से यूरोप से अलग हो जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी कमी नज़र आती है। इतनी बात क्लियर है, इतना आपने के समझ में आया। इसी के साथ साथ ये जो यूरोपियन यूनियन है, हमने इसका पहला पार्ट में समझ लिया था कि निर्माण कैसे हुआ, और अब समझ लिया कि ये कैसे काम करता है, इसका निर्माण क्यों किया गया, इसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, पूरी दुनिया में इसके प्रभाव क्या हैं और क्या इसमें कमियाँ हैं। इसके साथ साथ ये टॉपिक होता है ख़त्म। तो आशा है आप अंत तक टिके रहे, इसके लिए आपका सभी का धन्यवाद। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी डाउट है वो कमेंट कर पूछिए। आप सभी से मुलाकात होगी अगले पार्ट में, अगले वीडियो में, जिसमें हम आसियान को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद।